नमस्कार, दिस इज मुनीश शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। उसके साथ हम समझेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं और साथ में इक्वेशन ड्राइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये कोइंसाइड करते हैं, आप ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं साथ में। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है। अब जैसा आपने पढ़ा है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल तो वो दो चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन है, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का। क्या कंडीशन थी ना बच्चे, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब यहां पे यही कंडीशन नहीं बस पूरी होती, इसमें चार्जेस तो हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट दे आर नॉट सेपरेटेड बाय कुछ सर्टेन डिस्टेंस। ऐसे मॉलिक्यूल को इसीलिए कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के कुछ उदाहरण भी मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर एग्जांपल ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल से बने डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं उनमें पहले से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं रहता। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। The molecules in which center of positive and negative charges do not coincide are called polar molecule। पर बच्चों कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, मैच नहीं करता, थोड़ी दूरी रहती है उसमें। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो इसको पोलर मॉलिक्यूल कहने की ये वजह भी है कि दूरी की वजह से डाइपोल मोमेंट रहता है इसमें। अब ये इसका एक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ये। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इसीलिए बच्चों इसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट रहता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स में जो मॉलिक्यूल है उनमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट रहता है। पर ये ऐसे ओरिएंट होते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रहने के बाद तब तो अलाइन हो जाते हैं, पर उससे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो ये रैंडमली अलाइंड होते हैं, जिस वजह से एक दूसरे को डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल के उदाहरण की भी बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका तो वी कैन मेंशन हियर वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत अच्छा उदाहरण है पोलर मॉलिक्यूल्स का। इसमें डाइपोल मोमेंट रहता है। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज अ सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट। In the same manner, HCl is also a polar molecule। हाइड्रोजन HCl जो मॉलिक्यूल है वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों। तो पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक्स के आधार डाइलेक्ट्रिक्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें मॉलिक्यूल पोलर होते हैं या ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। तो जब भी ऐसे किसी भी किस्म का डाइलेक्ट्रिक्स हो, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल वाला हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला हो, उसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है और द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन और इसको P सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ये हमारे टॉपिक का मतलब हिस्सा नहीं है अभी। तो पर अभी आप सिंपली मान सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डाइपोल मूवमेंट P, पोलराइजेशन P, इट इज प्रोपोर्शनल टू E। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने रखा है, और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ा कि इट इज रिटन एज KI। तो काई E या की E इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम के बारे में बताते हैं हमें कि मीडियम का
बिहेवियर कैसा है। तो अब स्टडी करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन कैसे हो रहा है। तो हमारे पास मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब है डाइलेक्ट्रिक्स का, जिसे हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है ई नोड में, और जो कि पैरेलल है दोनों फेसेस के डाइलेक्ट्रिक्स के। उसकी वजह से यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुआ पूरे डाइलेक्ट्रिक्स में, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। अगर हमारे पास जो स्लैब है वो छोटे छोटे वॉल्यूम से मिलके बना है, सपोज ऐसा छोटा एलिमेंट जो है वो डेल वी है, तो डेल वी अगर वॉल्यूम में डाइपोल मूवमेंट अगर कैलकुलेट करना है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है पी, कैपिटल पी, तो डेल वी वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट बना, पी इंटू डेल वी, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये। और हर एक वॉल्यूम की जहां पे भी है ये वॉल्यूम डेल वी, वैसे जो डेल वी वॉल्यूम है बहुत छोटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, पर इसमें बहुत सारे डाइपोल या मॉलिक्यूल रहते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में जो या पूरे वॉल्यूम में जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो चार्ज कितना होता है, टोटल 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज तो 0 रहता है। ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम इसका पूरा बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, और उसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है या वॉल्यूम्स है, उनमें एक में चार्ज है नेगेटिव और दूसरे में है एक हिस्से में पॉजिटिव, तो नेट चार्ज तो 0 है, पर इट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका डाइपोल मोमेंट है। पर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव से मिल रहा है, तो वो उसके असर को कैंसिल कर दे रहा है। इसी तरीके से उस दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, ये सारे जो है एक दूसरे के असर को खत्म कर दे रहे हैं, और ये पूरे थ्रू आउट वॉल्यूम हो रहा है। पर एंड वाला हिस्सा जो बचा, एक प्लेट के एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये अनअटेंडेड बच गया, यानी प्लेट के एक तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, और दूसरी तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसका परिणाम ये निकला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इनसाइड, और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज जो ये चार्जेस बने हैं उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी नेगेटिव चार्ज की तरफ, और उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा पी दूसरी तरफ। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इनसाइड जो मॉलिक्यूल है स्लैब के अंदर, उन्होंने एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया, पर जो एक तरफ नेगेटिव चार्ज बच गया और दूसरी तरफ इसी तरीके से बच गया पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं, यहां पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये है इसका चार्ज डेंसिटी, एक तरफ माइनस सिग्मा पी और दूसरी तरफ प्लस सिग्मा पी। अब बच्चों, ये जो सरफेस चार्ज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एक्सटर्नल, उससे कम रहता है। कम रहने का क्या फर्क पड़ेगा, कम रहने की वजह से इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, रिड्यूस कर देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। कंडक्टर के केस में 0 हो जाता है। कंडक्टर के केस में इनसाइड उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होती है जितनी बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो एक दूसरे को फील्ड कैंसिल कर देती हैं, पर यहां पे कैंसिल नहीं करती हैं, कम कर देती है। तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, और ये रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें और चार्ज को देने में मदद करती है, हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं। अब ये सारा जो इंफॉर्मेशन जो अभी आपको मैंने डिटेल में समझाया, इसको हमने नोट्स में कैसे लिखना है, उसके लिए आपकी मदद के लिए मैंने पूरा ये लिख रखा है। तो आप अगली जो स्लाइड है उसमें आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके रुक भी सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं, पर अगर आप बाद में नोट करना चाहें तो अभी आप कंटिन्यूटी के लिए डायरेक्ट समझ लीजिए और वहां पे पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन इन द रिटन टेक्स्ट फॉर्म। तो यहां पे यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस वैल्यू।
or this as for the notes. Now we will talk about इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इससे इक्वेशन बनाना है हमें. हम एक रिजल्ट ले रहे हैं यहां पे विदाउट प्रूफ, यानी ये प्रूव नहीं कर रहे हैं. ये रिजल्ट हम यूज करेंगे यहां पे कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी, उसका वैल्यू होता है P इंटू एन. एन यहां पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, P यहां पे पोलराइजेशन है. ओके, P क्या है यहां पे? पोलराइजेशन. अब इसको हम मार्क कर देते हैं. लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1. तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों. पिछले हमने अपने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है वो कम हो जाती है. E reduced value of electric field is given by sigma minus sigma p upon epsilon naught. तो यहां पे सिग्मा ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी है जो पूरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर है, और सिग्मा p जो उसको कम कर दे रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी आ गई. और वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन के साथ, E इंटू एन यूनिट वेक्टर is equal to sigma minus sigma p into n unit vector. sigma p भी n unit vector की डायरेक्शन से दिखा रहे हैं. और अब ये वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, what we will get, we get here the value of sigma p. I will just mention over here. Since we know that sigma p into n हमारी पहली इक्वेशन में लिखा था it is equal to p, हमने इसको p लिख दिया. और एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन के इस तरफ ले गए. तो मैं इसमें रफ वर्क में दिखा देता हूं आपको. तो हमारा इक्वेशन बन गया, दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू बेयर विद मी, थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखने में. इट इज n, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया. और आप जैसे सिग्मा p n, अब यहां पे इसको हम इस तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो ये प्लस हो जाएगा जैसे हमारी इस इक्वेशन में है, और साथ में हमने n यूनिट वेक्टर को कॉमन निकाल दिया. तो ये हमारा इक्वेशन बन गया E एप्सिलॉन नॉट प्लस P विद इन ब्रैकेट एंड इनटू n यूनिट वेक्टर, इट इज इक्वल टू सिग्मा, एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर 4. अब क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये जो हमारी क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है, विद इन ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल D से. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. अब इस इक्वेशन में अगर आपने E एप्सिलॉन नॉट प्लस P जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, कैपिटल D, उससे रिप्लेस कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बन गया D इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा. This is equation number 5. Now हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं. हम D और E का मैग्नीट्यूड का रेशो निकाल रहे हैं. These are पर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5. देखिएगा एक बार फिर से, यहां पे आपने n यूनिट वेक्टर को छोड़ देना है, और ये से D से डिवाइड करेंगे आप इसको, ये D से इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसका रेशो निकाल सकते हैं. तो वो रेशो निकाल के हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, लेट्स कैलकुलेट. तो D अपॉन E will become sigma upon sigma epsilon naught divided by sigma minus sigma p. Now
सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये हमारा प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। इट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस ये वाला वैल्यू, दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसको हमने के से रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे डी ई को हम इस तरफ ले गए तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। नाउ हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन का एक बार फिर से यूज करेंगे। हमने शुरू में मेंशन किया था हमारा जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 और उसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। व्हाट वी गेट? सो वी गेट आवर फाइनल इक्वेशन, दैट इज P is equal to D minus epsilon naught E। देखिए ना, इसको रीअरेंज किया है हमने यहाँ पे। व्हाट इज D? दिस इज वैल्यू ऑफ D। इसमें P को आप ले गए, P को आपने यहाँ पे रहने दिया, इसको आप इस तरफ ले गए तो इसका साइन हो गया माइनस, ये बन गया D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। सो P इज इक्वल टू D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। और इसके साथ हमने इसमें इक्वेशन का वैल्यू भी डाल दिया। क्या वैल्यू रिप्लेस किया हमने इक्वेशन नंबर 6 में? तो हमारे पास ये बन गया एप्सिलॉन नॉट के माइनस ई। तो एप्सिलॉन नॉट ई इंटू के होता है ना, अभी वैल्यू हमने लिखा उसका कि डी का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ई इंटू के। तो वो वैल्यू की जगह डी की जगह हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया और साथ में कॉमन भी निकाल दिया। तो बच्चों दिस इज अवर इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन इन बोथ मैनर्स, यू डोंट गेट कंफ्यूज कि कुछ अलग लेटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द P। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A माइनस 1 इंटू E। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का लेक्चर खत्म होता है। जल्द ही नई वीडियो के साथ लेकर आऊंगा आपके साथ। ये तो था आज का टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है। आपका कोई भी डाउट रहता है तो पहले तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि ये वीडियो आप रिपीटेडली देखें, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट के लिए लॉजिक दिया है और बताया है वीडियो में। और अगर फिर भी आपका डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहें उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।